morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं। आप बताओ कैसे हो सभी लोग। वो चाय बिस्किट वाला कहाँ गया? पहुंचा नहीं पहुंचा अभी तक? वैसे भी आज इतनी क्लासेस देख के चक्कर वक्कर आ जाएंगे उसको। अच्छा पहुंच गया, क्या बात है। सो बेसिकली आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है बैलेंसिंग। तो सर ये बैलेंसिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए एक शाफ्ट आपके पास में अवेलेबल है। एक शाफ्ट आपके पास में अवेलेबल है और इसके ऊपर आपने लगा दिया एक रोटर। इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? एक रोटर। अब बेसिकली ये जो रोटर आप देख पा रहे हैं, इस रोटर का अगर सेंटर ऑफ मास इस शाफ्ट एक्सिस से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, ई इसेंट्रिसिटी अगर ये ले लेता है, सेंटर ऑफ मास रोटर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हुआ होगा सर डिस्टर्ब? ऐसा हुआ होगा कि आपने जो रोटर यूज किया है उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस नहीं रहा होगा, नॉन होमोजीनियस रहा होगा, ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहा होगा। ऐसा हुआ होगा कि जब आपने रोटर लगाया होगा तो आपसे कुछ गलती हो गई हो, स्लाइटली आपने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। ऐसा हुआ होगा आपने जो रोटर लगाया वो तो सही लगाया पर सिस्टम में वाइब्रेशन था जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो गया। कोई भी कारण रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी कारण अगर रहा हो यहां पर, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह का अगर कोई भी कारण यहां पर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जब इस शाफ्ट को हमने कहा कोई भी कारण रहा हो, उस कारण से अगर सेंटर ऑफ मास यहां से इधर आ गया हो, डिस्प्लेस हो गया हो, तो जब इस शाफ्ट के पास में एक ओमेगा स्पीड आएगी, जब इस शाफ्ट के पास में एक ओमेगा स्पीड आएगी, तो बाहर की साइड ये एक फोर्स महसूस करेगा me ओमेगा स्क्वायर। बाहर की साइड ये एक फोर्स महसूस करेगा अरे सूरज फिर चालू हो गए तुम। एक हाथ में चाय रखो, एक हाथ में बिस्किट रखो ताकि तुम टाइप कर ही ना सको। अभी सर ने कुछ चालू ही नहीं किया, बेचारे सर ने कुछ पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया, तुम्हारे डाउट चालू हो गए है ना। थोड़ा बड़ा पैकेट रखो बिस्किट का जो 2 घंटे तक चलता रहे, और चाय भी है ना बड़े जग के अंदर रखो, कप के अंदर मत रखो, खत्म ही ना हो, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुनो, नहीं तो मुझे वहां आके तुम्हारे हाथ बांधने पड़ेंगे, मतलब कुछ भी टाइप कर देते हो। अब सुनो ध्यान से, मतलब बीच में इंटरप्ट मत करना यार, सब्जेक्ट को टॉपिक को थोड़ा बाहर तो आने दो। हाँ ये देखो बिस्किट भिजवाने वाले भी बहुत सारे लोग आ गए, बड़ा पैकेट है ना। नहीं इसके लिए बड़ा पैकेट मतलब बोरी में डाल के देना पड़ेगा इसको। अब सुनो, अब हाथ मत चलाना सूरज, अब मुंह चलाना, सिर्फ बिस्किट खाते रहना चुपचाप से। अब सो बेसिकली हमने बोला किसी भी कारण से अगर सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो गया,
तो जब ये रोटेट करेगा तो एम ई ओमेगा स्क्वायर जो है वो बाहर की साइड महसूस करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये रोटर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ये रोटर जो है ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जब ये रोटर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जब ये रोटर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में जब ये रोटर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में हमारी जो शाफ्ट होगी वो भी तो बाहर जाएगी, हमारी जो शाफ्ट होगी वो भी तो बाहर जाएगी। लेकिन वो शाफ्ट जो है बाहर जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बियरिंग में लगी हुई होगी, वो बियरिंग में लगी हुई होगी। लेकिन वो शाफ्ट एक फोर्स महसूस करेगी बाहर की साइड, वो शाफ्ट जो है वो एक फोर्स महसूस करेगी बाहर की साइड। इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो अनबैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो सिस्टम है वो अनबैलेंस है, और अनबैलेंस फोर्सेस आपके सिस्टम में नॉइस एंड वाइब्रेशन डेवलप करते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे इस तरह के अनबैलेंस फोर्सेस आपके सिस्टम में रहे। सो पहला पॉइंट कि अनबैलेंस फोर्स कैसे डेवलप होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसे क्या नुकसान हो रहा है। नॉइस एंड वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है, और समटाइम्स इट कॉजेस मैकेनिकल फेलियर ऑल्सो। सो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार बोलो यस और नो। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार बोलिए यस और नो। सो बेसिकली अब जब भी हम लोग यहां पर बात करेंगे तो हम सिर्फ एक ऐसे एक शाफ्ट बनाएंगे, और यहां पर ऐसे बताएंगे कि ये एक मास है, यहां से ये ई डिस्टेंस के ऊपर है। तो जब ये रोटेट करेगा ओमेगा, तो ये बाहर की साइड एम ई ओमेगा स्क्वायर फोर्स महसूस करेगा। है ना? तो ये जो मैं मास बनाऊंगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहां एक मास होगा, बॉडी तो बहुत बड़ी होगी, पर ये उसका सेंटर ऑफ मास होगा जिसको मैं यहां पर बनाने वाला हूं। मतलब ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद कोई स्टूडेंट बोले सर ये मास आपने अलग से यहां पर लगाया क्यों? ये मास नहीं लगा रहा हूं मैं, बॉडी तो ऐसी होगी, पर उस बॉडी के मास को, सेंटर ऑफ मास को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को। तो देखिए यहां पर पहले हम लोग इस चैप्टर का बेस बनाएंगे। बेस किस तरीके से बनने वाला है जरा समझिए। यहां पर केस नंबर 1 से, केस नंबर 1 से हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास में ये शाफ्ट एक्सिस है। अगर ये शाफ्ट एक्सिस है तो यहां पर हमने लगा दिया एक मास, और ये मास है m। ये मास यहां से r डिस्टेंस पर है। तो जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो बेसिकली ये बाहर की साइड एक फोर्स महसूस करेगा विच इज m r ओमेगा स्क्वायर। अगर ये m r ओमेगा स्क्वायर बाहर की साइड एक फोर्स महसूस करता है तो शाफ्ट उधर बाहर जाने की कोशिश करेगी ना, इसका मतलब शाफ्ट अनबैलेंस है। इसका मतलब क्या है? यहां पर शाफ्ट अनबैलेंस है। तो हमने कहा कि सर यहां पर एक फोर्स है F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली अगर F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर? हम क्या करने वाले हैं यहां पर? अपोजिट डायरेक्शन में R1 रेडियस के ऊपर M1 मास यहां पर लगाने वाले हैं। अपोजिट डायरेक्शन में R1 रेडियस के ऊपर M1 मास यहां पर लगाने वाले हैं। तो ऐसे में जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा F1 इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। अब ये M1 R1 ओमेगा स्क्वायर जो है, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें तो हमने बोला कि सर ये फोर्स कितना होना चाहिए। देखिए एक्चुअल में कैपिटल F इक्वल्स टू F1 फोर्स होना चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो आप बोलेंगे कि आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्लीटली
बैलेंस हो जाएगा। अब F बराबर F1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है सर mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। एक ही शाफ्ट पर है तो ओमेगा तो सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में m r इक्वल्स टू m1 r1। इसका मतलब फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ दिस फोर्स, फॉर कंप्लीट balancing of F equals to mr omega square, for complete balancing of F equals to mr omega square, mr को किसके बराबर होना चाहिए? m1 r1 के बराबर होना चाहिए। mr को किसके बराबर होना चाहिए? m1 r1 के बराबर होना चाहिए। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए आगे, देखिए किसी भी सिस्टम में किसी भी मास को बैलेंस करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि ये जो मास है ना, ये मास क्यों लगाया गया है? द पर्पज ऑफ m1 इज द पर्पज ऑफ m1 इज टू बैलेंस अनबैलेंस मासेस। जो भी अनबैलेंस मासेस आपके पास में है उनको बैलेंस करने का काम है। इसका आपके मैकेनिकल सिस्टम में कोई रोल है? नहीं, मैकेनिकल सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि ये अनबैलेंस मासेस को बैलेंस कर दे। क्या ये आपके सिस्टम को बूस्ट कर रहा है, इफिशिएंसी बढ़ा रहा है, कोई ज्यादा फोर्स दे रहा है, क्या मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कर रहा है। सो वी ऑलवेज try to reduce the magnitude of m1। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इस तरह के मास, ये m1 ध्यान रखना, कहीं n ना समझ लेना इसको, m1। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इस तरह के मास जो है उनका मैग्नीट्यूड कम रहे, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए काम में ले जा रहा है। अगर हम हमेशा ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनका मैग्नीट्यूड कम रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपने बोला सर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होना चाहिए, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। तो हमने बोला अगर इसकी वैल्यू कम करनी है तो इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अरे किसी ने बोला 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमने बोला देखो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कम हो जाए, तो आपने बोल दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो। ये 1000, ये भी 1000, इसकी वैल्यू कम करनी थी तो इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ गई? आपको बढ़ानी पड़ गई। तो बेसिकली टू रिड्यूस m1 we have to increase r1 radius। we have to increase r1 radius को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बट मेक श्योर r1 भी विद इन लिमिट बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि भाई आप बाइक लेने गए और बाइक में जो पिस्टन सिलेंडर है उसमें बोला देखो इसमें कुछ अनबैलेंस फोर्सेस है, अनबैलेंस मासेस है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 30 ग्राम या 300 ग्राम, मान लो 300 ग्राम एक बैलेंसिंग मास लगाया, लेकिन उसकी वैल्यू कम करने के लिए हमें इसकी रेडियस को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तो आपकी बाइक तो इतनी ही है, लेकिन ये एक 100 मीटर की रॉड है, इसके ऊपर वो मास लगा हुआ है, तो वो आपके पूरे मैकेनिकल सिस्टम से बाहर आ गया, वो आपके पूरे मैकेनिकल सिस्टम से बाहर आ गया। ऐसा थोड़े बना सकते हो? कितना ऑकवर्ड, कितना बेकार
कितना घटिया रिप्रेजेंटेशन वो लगेगा। इसलिए रेडियस को एक विद इन लिमिट ही आप बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइक बहुत ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो। आप बोलो कि सर रेडियस को इतना बढ़ा दो कि मास नेग्लिजिबल हो जाए, नहीं, विद इन लिमिट। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर मास होना चाहिए आपका। हाँ क्लियर है? तो ये लॉजिक भी आपको समझना, ऐसा नहीं कि सर आपने कहा था आर को बढ़ा दो, एम को कम करना है तो हमने बढ़ा दिया। ये देखो 100 मीटर 1 किलोमीटर कर दो तो M1 की वैल्यू आ रही है 1 ग्राम, कितना कम कर दिया हमने? नहीं, मतलब आपको बाइक चलाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता साफ करना पड़ेगा सरकार को। बोले ये बैलेंसिंग मास लेके घूम रहा है 1 किलोमीटर तक। इसलिए आपको ये समझना है कि डेफिनेटली M1 की वैल्यू को कम करने के लिए R1 को बढ़ाया जाएगा, बट विद इन लिमिट। अब लिमिट डिसाइड करेगा आपका खुद का मैकेनिकल सिस्टम कि कितना रखा जा सकता है इसको। बोलिए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सो पहला पॉइंट, अगर ऐसा एक अनबैलेंस मास होता है तो बेसिकली आप क्या कर दोगे, इसकी मदद से इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए ये रिलेशन है जिसको सेटिस्फाइड होना चाहिए। न्यूमेरिकल यहां से आपके लिए नहीं बनाया जाता, आपसे ये जो स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूं इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। सो केस नंबर 1 आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए यस और नो। केस नंबर 1 जो है वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे सूरज ने बोला 100%, क्या हो गया? सूरज चाय बिस्किट का ताकत है क्या ये सारी की सारी? ऐसा है तो रोज चाय बिस्किट खा के आया करो। अब देखो केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं। एक्चुअल में इस केस को आप देख रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि सर इधर F लगा इधर F लगा तो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो कुछ अनबैलेंस बचा ही नहीं। तो हमने कहा यार इस बात को हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे, तो हम सूरज को क्लासरूम के अंदर बोर्ड के ऊपर खड़ा कर दिया, है ना? हाँ ये बादाम को ये एकदम चाय में बादाम डाल डाल के खाता है ये बिस्किट के नाम पे। हमने यहाँ पर सूरज को खड़ा कर दिया और सूरज को बोला कि देखो सूरज ये एक ट्रक है और ये सूरज के हाथ जो है वो कलरफुल रस्सी के साथ में हमने ट्रक से बांध दिया, ठीक है? फिर हम एक दूसरा ट्रक भी लेके आए, मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया गया है और इधर से भी एक कलरफुल रस्सी से सूरज को बांध दिया और इस ट्रक वाले को बोला भाई तुम भी इधर ट्रक भगाओ और तुम भी इधर ट्रक भगाओ। फिर यहां पर मैं आ गया और मैंने फोन लगाया न्यूटन को। तो न्यूटन ने बोला कि देखो बात ऐसी है कि इधर भी सेम ट्रक है, F फोर्स लग रहा है, इधर भी सेम ट्रक है, F फोर्स लग रहा है। तो F बराबर F, समीशन ऑफ फोर्स बराबर 0। सूरज को कुछ नहीं होगा, सूरज बिल्कुल सेफ है। ये किसने कहा? न्यूटन ने। लेकिन अगर एक बार तुम सूरज को पूछोगे, जिस बेचारे को एक साइड से ये ट्रक खींच रहा है एक साइड से ये ट्रक खींच रहा है, तो वो शायद बता भी नहीं पाएगा कि वो कैसा महसूस कर रहा है और शायद बताने के लायक बचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा इंटरनली अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया होगा यहां पर। सो कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अगर यहां फोर्स लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है, तो आपने ये जो फोर्स लगाया है इसकी वजह से फोर्स तो बैलेंस हो गया, पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर दोनों आप मटेरियल को अपोजिट खींच रहे हो। सो मे भी हो सकता है कि यहां पर इंटरनली बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। सो उससे बचने के लिए हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जरूरी नहीं एक ही जगह पर फोर्स लगाए, जरूरी नहीं कि जो बैलेंसिंग मास है, ये सिर्फ चॉइस दी गई है आपको, जरूरी नहीं कि जो बैलेंसिंग मास आप लगा रहे हैं, जो बैलेंसिंग मास आप लगा रहे हैं वो एक जगह पर लगाए। हमने कहा कि
ये आपके पास में अनबैलेंस था पहले से, तो ये रेडियस r, ये मास m, जिसकी वजह से एक फोर्स F आप यहाँ पर लगा रहे हैं। एक फोर्स F अगर आप यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये बनेगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो हमने कहा कि अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने दो छोटे छोटे मास लगा दिए, एक इधर एक इधर। तो ऐसा करने से क्या हुआ, यहां पर एक मास आ गया m1 और यहां पर भी एक मास आ गया m2। ये रेडियस r1, ये रेडियस r2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है l1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है l2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है l। वॉल्यूम कम आ रहा है? हाँ भाई प्रतीक बोल रहा है वॉल्यूम कम आ रहा है। वॉल्यूम ठीक आ रहा है यार। सूरज, सभी लोग तो बोल रहे हैं ठीक आ रहा है। सूरज क्या, प्रतीक? तो सुनो फिर, अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो हमने कहा कि सर ऐसा कीजिए, और ऐसा करने से क्या होगा, इधर एक फोर्स लगेगा F1 इक्वल्स टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, इधर एक फोर्स लगेगा F2 इक्वल्स टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। सो पहली चीज कि सर जब आप इस तरीके से दो बॉडीज लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, जब इस तरीके से दो बॉडीज लगाएंगे फोर्स बैलेंस करने के लिए, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो ऊपर की साइड F लग रहा है वो F1 प्लस F2 के बराबर हो। F कितना है आपके पास में, mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। हमने कहा ओमेगा से ओमेगा तो कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा तो कट जाएगा और ये बन जाएगा mr m1 r1 प्लस m2 r2, ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। सो इस बार जो रिलेशन आया है वो आ रहा है mr इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2। इतनी कहानी मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या है कि यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। जिन लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी होगी उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं समझाता हूँ। जो फोर्सेस है उनकी दो कैटेगरी अभी हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में मैंने और भी कैटेगरी पढ़ाई थी। एक होता है कंकरेंट फोर्सेस, एक होता है नॉन कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, नॉन एज कंकरेंट फोर्सेस। नॉन कंकरेंट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर कट नहीं कर रहा हो, नॉन कंकरेंट फोर्सेस। अरे यार सूरज, मैं अब इरिटेट मत करो, मतलब अभी क्लास चालू हुई है, पहले सुन तो लो। मतलब तुम इतना डाउट क्यों पूछते हो? कल कहां गए थे तुम? 2 घंटे तक मेरे को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। कल कहां चले गए थे तुम? अच्छा बोले, अच्छा काम करो तुम। बिस्किट खत्म हो गई क्या? अच्छा काम तुम कुछ करते ही नहीं हो। तो अब बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, सुनो थोड़ा सा सुनोगे तो हो सकता है तुम्हारे मन को शांति मिले। पता नहीं तुम्हारे मन को मिले ना मिले, मेरे मन को जरूर शांति मिलेगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए शांति से सुनो। कल बताया था ना कि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? अब चलेगा क्या? बीच में मत बोलना ना। मैं बता रहा हूं कि अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये देखो वो फ्लो टूट जाता है, फिर मैं भूल जाता हूँ क्या बताया था क्या नहीं बताया था, उससे आप ही का नुकसान होगा। इसलिए आराम से सुनो, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, सब चीजें समझ में आएगी आपको। पेशेंस रखोगे।
ठीक है। सो कुछ चीजें होती है जो फायदे नुकसान के लिए नहीं देखी जाती, कुछ चीजें आप अभी जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सिनेरियो है कि अगर ऐसा होता है तो कैसे डील किया जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप एसएससी जेईई की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, टेक्निकल फील्ड में यहीं पे जॉब वैकेंसी हमें दिखाई दे रही है। सो क्या फायदा नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही यही है। सो फायदा नुकसान नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज थोड़ी सी पेशेंस के साथ में सुननी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग के अंदर थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेशंस के अंदर छुपे रहेंगे। सो अब फिर से बोल रहा हूं, एक बार के लिए सुनना थोड़ी देर शांति से। सो हमने बोला कि सर दो टाइप के फोर्स सर ने बताया अभी अभी, एक होता है कंकरेंट फोर्सेस, एक होता है नॉन कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, कंकरेंट फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो वो फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है ना वो सेम होता है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सॉरी, एक ही पॉइंट पर अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं आखिरी में कमेंट करें, बस आखिरी में डाउट पूछना। अभी ये 2 घंटे तक ये चलता रहेगा, बीच में मैं एक स्लॉट जरूर दूंगा जब मैं बोर्ड से खुद ही हट जाता हूं, उस टाइम पर आप आराम से डाउट पूछना। अभी सिर्फ यस और नो बोलने की जरूरत है। सो हमने क्या बोला यहां पर, कंकरेंट फोर्सेस जो होते हैं वो फोर्सेस होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, नॉन कंकरेंट जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। अगर आपके सिस्टम में सिर्फ कंकरेंट फोर्सेस है तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि वहां पर फोर्स जो है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर फोर्स बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में नॉन कंकरेंट फोर्सेस है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर मोमेंट भी डेवलप हो जाता है। जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर की साइड अगर फोर्स लग रहा होगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और मैंने अगर इसको नीचे से भी उतना फोर्स लगा दिया तो ये रुक गई। अब देखो इसी बॉडी पर ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था ना। अब देखना, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इधर ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा है, ये एक बॉडी है, इस पर ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है, इधर 20 इधर 10, तो ये ऐसे ऊपर जा रही होगी, ऐसे ऊपर जा रही होगी, मतलब ऊपर भी जा रही है और रोटेशन भी आ रहा है, ऊपर भी जा रही है और रोटेशन भी आ रहा है। ये एक बॉडी है, ऊपर की साइड 20 और इधर की साइड भी 10 लग रहा होगा, ये देखो ऐसे जा रही होगी। मतलब जब फोर्सेस उनके लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो तो वहां पर बेसिकली रोटेशन आने के चांसेस होते हैं, या बोल सकते हैं सेंस ऑफ रोटेशन आने लग जाता है। और जब रोटेशन या सेंस ऑफ रोटेशन आता है तो इसका मतलब वहां पर मोमेंट डेवलप हुआ होगा। इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि जब आप बैलेंसिंग करने जाते हैं तो इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहली होती है रोटरी बैलेंसिंग, दूसरी होती है रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। सो रोटरी बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ रोटरी मासेस। रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग का क्या मतलब है, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। रोटरी बैलेंसिंग का मतलब होता है रोटरी मासेस को आप बैलेंस करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग का मतलब होता है रेसिप्रोकेटिंग मासेस को आप क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। उसकी कोई चर्चा नहीं करनी है। हमने बोला रोटरी मासेस जो है वो 2 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। when masses rotate in one plane, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक बैलेंसिंग। देखिए
प्लेन में मास कैसे रोटेट करेंगे? मान लो ये एक प्लेन है, एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर, और तीनों रोटेट कर रहे हैं, एक रोटर के ऊपर है। ये रोटर को घुमाएंगे तो तीनों रोटेट करेंगे ना ऐसे, तो ये एक ही प्लेन हुआ ना। इधर देखो, ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स, तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से जा रहा है। देखो, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ समेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 0 करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी मोमेंट यहां पर डेवलप नहीं होता है, कोई भी मोमेंट यहां पर डेवलप नहीं होता है। तो आप कहेंगे इस तरह की बैलेंसिंग को हम बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। इस तरीके की बैलेंसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक बैलेंसिंग। तो स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए आपको सिर्फ समेशन ऑफ फोर्स को इक्वल्स टू 0 करने की जरूरत है, और समेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 0 का मतलब है समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। ये दो काम आपको करने की जरूरत है। इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि समेशन ऑफ फोर्स को इक्वल्स टू 0 करने की जरूरत है। व्हेन masses are rotating in parallel planes, तो बेसिकली यहां पर आएगा डायनामिक बैलेंसिंग। पैरेलल प्लेन में कैसे रोटेट करेंगे, मैं जरा आपको दिखाऊं थोड़ा सा। देखो, ये मान लो आपकी एक शाफ्ट है, और इसके ऊपर ये देखिए पहला मास, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये किस प्लेन में रोटेट कर रहा है? ये इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। एक मास यहां पर है, वो बेचारा इसमें रोटेट कर रहा है। तो ये किस प्लेन में रोटेट कर रहा है? वो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों पैरेलल प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको मोमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ मोमेंट भी 0 करना पड़ेगा, एज वेल एज समेशन ऑफ फोर्स भी आपको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। जब ये दोनों काम आप कर लेंगे तो आपका सिस्टम डायनामिकली बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मासेस पैरेलल प्लेन में रोटेट कर रहे हो तो ये दोनों करना पड़ेगा। अगर मासेस सिर्फ एक ही प्लेन में रोटेट करना है, सिर्फ फोर्स को ही 0 करना पड़ेगा। एक बार सभी स्टूडेंट बोलिए, जो बोर्ड पर लिखा है वो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो बोर्ड पर लिखा है, देखिए अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए। अरे परमेश्वर, काफी लेट आए हो तुम। गुड मॉर्निंग। अब इधर आ जाइए। देखिए, ये वाला मास जो है ये रोटेट कर रहा है इस प्लेन में, ये वाला मास रोटेट कर रहा है इस प्लेन में, ये वाला मास रोटेट कर रहा है इस प्लेन में। क्लियर है? ये वाला मास रोटेट कर रहा है इस प्लेन में, ये वाला मास रोटेट कर रहा है इस प्लेन में, और ये वाला मास रोटेट कर रहा है इस प्लेन में। तो ये मास जो है वो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये मास जो है वो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, और ये मास जो है वो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो तीनों मासेस जो है वो पैरेलल प्लेन्स में रोटेट कर रहे हैं। तीनों मासेस जो है वो पैरेलल प्लेन्स में रोटेट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब मासेस पैरेलल प्लेन्स में रोटेट कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर फोर्स के साथ मोमेंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमने बोला सर कैसे मोमेंट को बैलेंस करेंगे, जरा समझाइए इस बात को। तो ये है ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी, और इस पॉइंट को बोल दिया सी। हमने बोला फोर्स के लिए रिलेशन आ गया, तो अब आप यहां पर पता कीजिए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू होना चाहिए 0। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू होना चाहिए 0। सर ये वो पॉइंट है, इसके अबाउट मोमेंट आप फाइंड कर रहे हो। जरा देखिए,
ये F फोर्स जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। रोटेट करेगा मतलब इसका सेंस ऑफ रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ये F2 फोर्स जो है इसका सेंस क्लॉकवाइज होगा। तो आप बोलेंगे सर यहां पर F मल्टीप्लाई बाय L1 इक्वल्स टू F2 मल्टीप्लाई बाय L। F जो है वो बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L1। F2 जो है वो बनेगा M2 R2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L। सो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गए। सो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है एम आर L1 इक्वल्स टू M2 R2 L। सर ए के अबाउट मोमेंट बैलेंस किया है, सी के अबाउट नहीं कर सकते क्या? हर एक पॉइंट के अबाउट करना पड़ेगा बेटा। सी के अबाउट मोमेंट क्या होना चाहिए? यहां पर जीरो। सो ए के अबाउट मोमेंट जीरो होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सी के अबाउट अगर आप मोमेंट बैलेंस करने जाएंगे तो मुझे बताओ ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करेगा या काउंटर क्लॉकवाइज? ये जो F है ये क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करेगा या काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L2। तो आप बोलेंगे F मल्टीप्लाई बाय L2 इक्वल्स टू, ये आपके पास में है F1, ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहे हैं। तो ये आएगा आपके पास में F1 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस L। सो ऐसे में आप बोलेंगे सर F जो है वो है एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L2। F1 जो है वो है आपके पास में M1 R1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L। तो ऐसे में अगर आप देखें यहां पर तो L2 ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला गया और ये बन गया M R L2 इक्वल्स टू M1 R1 L। ये देखिए ये आपके पास में एक और रिलेशन आ गया। सो सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस रहे उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सो ये सब याद नहीं करना होता है, इस बात को समझना होता है कि जब मासेस एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे होते हैं तो फोर्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जब मासेस पैरेलल प्लेन में रोटेट कर रहे हो तो फोर्स एंड मोमेंट बोथ मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर बी के अबाउट मोमेंट क्यों नहीं लिया? बी के अबाउट भी मोमेंट ले लो और वहां से भी जो रिलेशन आता है आप कहेंगे कि उसके अबाउट भी मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब मैं देखिए बोर्ड से हट गया हूं थोड़ा सा। अब आप लोग जो डाउट है वो बोल सकते हो कि सर ये डाउट है, जो डाउट है वो पॉइंट बोल सकते हो कि सर ये डाउट है। और अगर क्लियर है नेक्स्ट स्लाइड ये लो, पहले इसकी बात करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे। इसमें क्लियर है तो बताओ, नेक्स्ट स्लाइड पर भी आएंगे, चिंता मत। हाँ अब बोलो भाई, नेक्स्ट स्लाइड में किसी को कोई समस्या? इसमें किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट स्लाइड में कोई समस्या है तो बोलो। रेसिप्रोकेटिंग मासेस ये पढ़ाएंगे नहीं सूरज तुम्हें प्रिंस, डायनामिक और स्टैटिक, जहां पर मासेस एक ही प्लेन में रोटेट करते हैं। देखो मासेस एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। जहां पर मासेस पैरेलल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं उसे बोलते हैं डायनामिक, मतलब वहां करनी पड़ती है आपको डायनामिक बैलेंसिंग। जब डायनामिक बैलेंसिंग आएगी तो मोमेंट डेवलप होता है, मोमेंट डेवलप होगा तो उसको भी आपको जीरो कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप ऐसा बोलते हो आपका सिस्टम डायनामिकली बैलेंस है। और कोई समस्या?
वो नहीं पढ़ाएंगे। चलिए इतनी कहानी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। केस नंबर 1, केस नंबर 2, अब चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3, सर मोमेंट अबाउट पॉइंट बी नहीं होगा क्या? नहीं अभिराम मोमेंट अबाउट बी भी लेना है। हर एक पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट है वो आपको कंसीडर करना है। मैंने सिर्फ ए और सी के ऊपर लिखकर बताया आपको। ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी सबके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना नहीं होता यहां से। वो पूछेगा कि भाई किसके अबाउट मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो होना चाहिए, वहां पर मोमेंट डेवलप ही नहीं होना चाहिए। अगर डेवलप हो रहा है, देखिए बैलेंसिंग चेक करने का सिंपल सा तरीका है। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे ना तो इधर से कोई खींच रहा है ना ही इधर से कोई खींच रहा है, मैं बिल्कुल फ्री आजाद बैठा हूं आराम से। बस इमेजिन करना। अब सोचिए सूरज ने मुझसे पूछा रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग बताओ, मैं नहीं बता रहा हूं। अब सूरज मुझे पकड़ के क्लासरूम में लेके जा रहा है, तो मैंने क्या किया, इधर से एक पोल को होल्ड कर लिया, अब सूरज मुझे उधर खींच रहा है पर मैं जा नहीं रहा। लेकिन टेंडेंसी है उधर जाने की, टेंडेंसी की तरफ उधर जाने की, मतलब अभी मैं अनबैलेंस। मान लो ये पोल है, आप समझ रहे इस बात को, ये पोल है, छोटा सा पोल है, इसको मैंने पकड़ रखा है ऐसे, कोई मुझे खींच ही नहीं रहा, मेरी टेंडेंसी कहीं पर भी जाने की नहीं है, मैं बैलेंस हूं। ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा ये पोल। हमने ऐसा पकड़ रखा है इसको। मैंने पूछा भाई तुम कुछ महसूस कर रहे हो, कुछ फोर्स फील कर पा रहे हो तुम? वो बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी फोर्स महसूस नहीं कर रहा, मतलब ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि भाई मैं बैलेंस हूं। अब अगर सूरज मुझे पकड़ के खींच रहा है इधर, तो मैं पोल को पकड़ के खींचूंगा। अब पोल तो जमीन के अंदर है, तो वो तो जा नहीं पाएगा। लेकिन पोल बोल रहा है कि हाँ मैं एक फोर्स महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी टेंडेंसी उधर जाने की है, आप जा नहीं पा रहे क्योंकि आपने मुझे पकड़ रखा है। तो वो बता रहा है कि आप अनबैलेंस हो। तो हमने कहा कि यार ऐसा सिस्टम इसके अंदर भी तो होगा ना, ऐसा सिस्टम, ऐसा लॉजिक क्या आप यहां पर भी लगा सकते हो क्या? हमने कहा बिल्कुल लगा सकते हो। देखो ये आपकी शाफ्ट है, ये बियरिंग, ये बियरिंग है आपके पास। आपने कहा सर एक मास है m मास r रेडियस पर और एक फोर्स ये महसूस कर रहा है F इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो यहां पर पोल का काम कौन कर रहा है? ये बियरिंग्स। और सूरज का काम कौन कर रहा है? ये मास m। तो ये है आपका सूरज। ये क्या कर रहा है? इस शाफ्ट को बाहर खींच रहा है, बाहर। लेकिन बियरिंग्स जो है उन्होंने होल्ड कर रखा है, बोला नहीं जाने देंगे हम इसको। तो F फोर्स लग रहा है, F फोर्स अगर लग रहा है तो ये शाफ्ट जो है ना, ये दोनों बियरिंग के ऊपर, देखो दोनों बियरिंग के ऊपर F/2 और F/2 फोर्स लगाएगी। क्योंकि आपने इसके ऊपर F फोर्स लगाया तो इसने दोनों बियरिंग के ऊपर F/2 फोर्स लगा दिया। तो बियरिंग ने वापस रिएक्शन दे दी इसको। बियरिंग क्या करेगी? इसके ऊपर वापस रिएक्शन देगी सेम पॉइंट के ऊपर, F/2 और F/2। ये है आपका रिएक्शन एट पॉइंट A, रिएक्शन एट पॉइंट B। समझ पा रहे हो? और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैं इसको अलग अलग बनाता हूं। देखो FBD बना के दिखाता हूं। F ऊपर लगा तो ये शाफ्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो ये क्या करेगा? बियरिंग के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? टोटल F है, मिड में है, तो ये भी इसको F/2 लगाएगा और यहां पर भी F/2 लगाएगा। ये A पॉइंट के ऊपर, ये B पॉइंट के ऊपर। तो अगर इनके ऊपर एक एक्शन लगेगा तो ये चुप थोड़े रहने वाले हैं। ये इसको एक रिएक्शन देगा RA, ये इसको एक रिएक्शन देगा RB। सो RA कितना हुआ? F/2 होगा, RB कितना होगा? F/2 होगा। सो बियरिंग को रिएक्शन लगाना पड़ रहा है।
क्यों? क्योंकि शाफ्ट जाने की कोशिश कर रहा है पर वो जाने नहीं देगा। जब बियरिंग को रिएक्शन लगाना पड़ा तो इसका मतलब आपका सिस्टम कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, तभी तो बियरिंग पे किसी ने एक्शन लगाया और बियरिंग को रिएक्शन लगाना पड़ा। दूसरा सिनेरियो देखो बेटा, दूसरा सिनेरियो देखो। मतलब मैं इसका सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला सब अपनी जगह है, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर आपने R1 लगा दिया M1 मास R1 रेडियस पर। F1 इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। अब शाफ्ट किसी तरह का कोई फोर्स महसूस ही नहीं कर रही, तो इन्होंने बियरिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, और जब बियरिंग पे कोई फोर्स नहीं लगाया तो बियरिंग ने भी इनको कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब बियरिंग पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ तो बियरिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब सिस्टम बियरिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सिस्टम खुद से बैलेंस है। सो ये अनबैलेंस सिस्टम था और ये हो गया बैलेंस। जब बैलेंस सिस्टम होता है ना तो बियरिंग के ऊपर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब अनबैलेंस सिस्टम होगा ना तो बियरिंग के ऊपर रिएक्शन होगा। बोले भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर कोई बोलता है सिस्टम बैलेंस है या नहीं है तो आप बोलोगे कि भाई तो अचानक तुमको दो दो टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। वैसे सूरज उनकी आवाज सुन के भी तुम्हें उनके लिए भी एक आध डाउट आ गया होगा, है ना? कोई डाउट हो जो उनसे पूछना है तो मुझे बता देना, मैं उनको बता दूंगा। तो डाउट तो उनका भी बनता है ना, तो टाइप करके तुम लिख सकते हो। चलो चलो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो मतलब अगर बैलेंस है तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ये बैलेंस हो गया तो कोई बोलता है कि ये सिस्टम है, ये कंप्लीटली बैलेंस है, तो बताओ बियरिंग पे रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे जीरो। ये सिस्टम है, ये कंप्लीटली बैलेंस है, बताओ बियरिंग पे रिएक्शन क्या होगा? आप बोलेंगे जीरो। ये मैंने बता भी दिया रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। अब आपसे पूछूंगा मैं केस नंबर 3 पर। अब आपका नंबर आ गया है। जब आपने बोल दिया कि समझ में आ गया तो अब आपको बताना पड़ेगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ये मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सूटेबल और बहुत सी बार पूछा भी गया है। देखिए मान लीजिए एम मास, रेडियस आर, रेडियस है, डिस्टेंस एन, पॉइंट ए पॉइंट बी। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, ये देखो ये फोर्स भी बता देता हूं। ओमेगा स्पीड अगर है तो F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैं सिर्फ बेटा आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अरे मेरी बात सुन लो भाई, मैं जो बेचारा तुमको बताना चाह रहा है उसकी बात तो तुमको सुनना नहीं है। जिस आवाज को तुम्हें नहीं सुनना है वो तुमको बराबर सुनाई दे रही है कि इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। हाँ, मैं मान गया तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बड़े होके सीबीआई बनना, सीबीआई में ज्वाइन करने वाले हो, तो मुझे पता है। लेकिन अभी मेरी आवाज सुन लो, मेरे ख्याल से उनसे तो तेज ही आ रही होगी मेरी आवाज। अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था सर आवाज बहुत धीरे है, बहुत स्लो है, और अभी एक देखो ये पड़ोस के स्टूडियो की आवाज भी सुन ले रहा है।
सो ये जो केस नंबर 3 है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये सिस्टम बैलेंस है या नहीं है कंप्लीटली, यस और नो। ये सिस्टम जो है कंप्लीटली बैलेंस है या नहीं है, यस और नो। ये सिस्टम जो है ये कंप्लीटली बैलेंस है या नहीं है, यस और नो। यस नो यस नो यस नो। नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। ऑप्शन क्या है, बैलेंस है या नहीं है। ऑप्शन सिर्फ इतना ही है। ये पता तुम्हारे चक्कर में ही एसएससी वालों ने ऑनलाइन पेपर चालू करना स्टार्ट कर दिया। तुमसे पूछा जा रहा है ABCD में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो, तुम अपनी गृहस्थी की बातें लिखने लग गए उसके अंदर, ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। वो कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं यस और नो। यस और नो। तो काफी लोग यस बोल रहे हैं, काफी लोग नो बोल रहे हैं। अब समस्या यह है कि आप टेक्निकली चेक करो ना करो, एक लॉजिकली भी इसको चेक करो ना, तो भी आप आंसर बता सकते थे। कैसे? ये मान लो, ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये मान लो आपकी शाफ्ट है, ये वाला फोर्स ऊपर ले जा रहा है और ये वाला फोर्स नीचे ले जा रहा है। तो ये ऊपर ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, पर क्या घूम पाएगा? बोलो यस और नो। क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, पर क्या रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये रोटेट करना चाहता है पर रोटेट नहीं कर पा रहा, मतलब बियरिंग के ऊपर ये एक्शन करेगा, तो बियरिंग इसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगी और बोलेगी चुपचाप से यहीं पड़े रहो। तो बियरिंग ने क्या लगाया? रिएक्शन। और जब बियरिंग पे रिएक्शन डेवलप होता है, बियरिंग रिएक्शन यहां पर लगाती है, ऐसी कंडीशन में सिस्टम अनबैलेंस है। कुछ लोग बोल रहे हैं F बराबर F है। अरे बेटा, ये मास इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये मास इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। बोथ masses are rotating in parallel planes. In that case, you have to check force as well as moment. फोर्स और मोमेंट दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फोर्स को वेरीफाई करके ये बात बता सको, आपको फोर्स और मोमेंट दोनों चेक करना पड़ेगा। अब देखो, राज की बात और बताता हूं, कुछ बच्चों को जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ा उनको तो पता भी होगा। ये F है, ये भी F है और ये L है। तो जो मोमेंट डेवलप होता है ना, वो है यहां पर एक प्योर कपल कितना होगा? F मल्टीप्लाई बाय C। इसको आप कपल C भी बोल देते हो। जब सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन लगे हुए होते हैं तो वो एक प्योर कपल डेवलप करते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपके पास में F मल्टीप्लाई बाय L, दोनों के बीच की डिस्टेंस। बोलिए, समझ में आई नहीं आई बात? जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया अभी। वैसे जिनको पता है उनको मैंने मैकेनिक्स में पढ़ाया होगा ये बहुत अच्छे से, डिराइव भी करवा के बताया कि भाई कैसे प्योर कपल C इक्वल्स टू FL आ रहा है। हाँ, पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यूज करूंगा तो आप में से कोई ना कोई बोलेगा सर ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर एक कपल डेवलप हो रहा है C, विच इज FL। हमने कहा कि अगर कपल डेवलप हो रहा है तो अब इसे बैलेंस करना है। किसी भी कपल को बैलेंस करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, आपको एक सिंगल मास की मदद से उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। किसी भी कपल को अगर आपको बैलेंस करना है तो सिंगल मास की मदद से आप कभी भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्यों? मास अगर इधर लगाओगे तो इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मास अगर इधर लगाओगे तो इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपको एक और काउंटर कपल R1 M1, तो फोर्स डेवलप होगा F1 इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, R2 M2, तो फोर्स डेवलप होगा F2 इक्वल्स टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। तो आपको सेम लगाना पड़ेगा ना, सेम।
सो R1 M1 F1 M1 M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। तो आपको सेम फोर्स लगाना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और एक काउंटर कपल डेवलप करना है। तो ये जो कपल मैंने डेवलप किया है ना, ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है, और ये कपल जो पहले से था यहां पर, ये इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है। तो C1 कितना आ रहा है आपके पास में, F1 मल्टीप्लाई बाय इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लो L1, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग, ऑफ कपल C इक्वल्स टू C1 होना चाहिए, मतलब F मल्टीप्लाई बाय L इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1 होना चाहिए। सो अगर F की हम लोग बात करें तो ये बन जाएगा M R ओमेगा स्क्वायर L इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर L1, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला गया, M R L इक्वल्स टू M1 R1 L1। ये आपके पास में बेसिकली रिजल्ट आना चाहिए जिसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि अब आपका सिस्टम जो है कंप्लीटली बैलेंस हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिला, अगर आपके पास में कोई कपल आ रहा है तो फोर्स वहां पर आपको बैलेंस पहले से दिखाई देंगे। तो अगर फोर्स पहले से बैलेंस है तो एक फोर्स की मदद से आप उसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक फोर्स जिधर लगाएंगे आपका जो फोर्स पहले बैलेंस था ना वो भी अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए कपल को बैलेंस करने के लिए काउंटर कपल डेवलप करना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो। अगर आपका पहले वाला कपल क्लॉकवाइज है तो काउंटर कपल काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए जिससे कि वो बैलेंस हो सके। अब अगर आप देखेंगे तो ये व्हाइट इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, येलो इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कहीं पर भी नहीं घूमेगा और बियरिंग बिल्कुल रिलैक्स चिल होकर वहां पर बैठी रहेगी, बोलेगा हमको कुछ नहीं करने का यहां पर, क्योंकि उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। जब कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो आप क्या बोलेंगे? सिस्टम बैलेंस है। जरा देखो भाई, समझ में आई नहीं है ये बात? देखिए ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो पर आगे मत जाना, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो पर आगे मत जाना। सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं उतना ही सीखो। आज सिर्फ बैलेंसिंग का बेस बनेगा, असली बैलेंसिंग तो तुम्हें कल देखने को मिलेगी जब आपके सामने ट्रेन डांस करने लगेगी। सर सेम पॉइंट पर लगा देंगे तो भी तो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर आप सेम पॉइंट पर लगा दोगे प्रिंस तो L1 इक्वल्स टू L हो जाएगा और F1 इक्वल्स टू F हो जाएगा। या सूरज जब ऐसे लिख देता है ना सर, फुल क्लियर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब सूरज एकदम बादाम बॉय बनने लग गया धीरे धीरे। पहले वाला क्लॉकवाइज कैसे हुआ? एक देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट केस है, इधर फोर्स लग रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, इधर फोर्स लग रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा। ये क्लॉकवाइज हुआ मेरे ख्याल से। ये कपल का फॉर्मूला होता है अभिराम। जब दो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो जो कपल डेवलप होगा वो कपल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। किसने पूछा था? अभिराम। फिर भी तुमको ऐसा लगता है नहीं सर मैं तो नहीं मानता, तो तुम इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके देख लेना, इतना ही आएगा। सी बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके देख लेना, वो भी इतना ही आएगा। चलिए ये हो गया आपके पास में केस नंबर 3। अलग अलग केस है, धीरे धीरे हम लोग उनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ रहा है केस नंबर 4। व्हेन number of masses rotating in one plane, number of masses rotating in one plane।
अगर नंबर ऑफ मासेस वन प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हो, तो ऐसे में देखो ये सिनेरियो कैसा दिखाई देगा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। मैं सिर्फ एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही हुआ होगा। ये एक रोटर है आपके पास में, और इस रोटर के ऊपर अगर मैं कुछ मासेस लगा दूं, इस रोटर के ऊपर अगर मैं कुछ मासेस लगा दूं, लाइक ये एक मास हो गया, ये दो मास हो गया, ये तीन मास हो गए, ये R1 रेडियस के ऊपर M1 मास, ये R2 रेडियस के ऊपर M2 मास, ये R3 रेडियस के ऊपर M3 मास। ये जो एंगल है हमारे पास में, ये एंगल हमारे पास में θ1 है। ये जो एंगल हमारे पास में है, ये एंगल हमारे पास में θ2 है। और ये जो एंगल हमारे पास में है, ये एंगल हमारे पास में θ3 है। θ1, θ2 एंड θ3, θ1, θ2 एंड θ3। सो अगर हम लोग देखें यहां पर, अगर हम लोग देखें यहां पर F1 इक्वल्स टू M1 R ओमेगा स्क्वायर, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। अगर F2 इक्वल्स टू हम लोग बात करेंगे तो F2 इक्वल्स टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। अगर F3 की हम लोग बात करेंगे तो F3 इक्वल्स टू M3 R3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ये आपके पास में F1, F2, F3 तीन फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सारे के सारे फोर्स जो है वो एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। सारे के सारे फोर्स जो है वो एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। जब एक ही प्लेन में फोर्सेस रोटेट कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको समीशन ऑफ फोर्स को इक्वल टू जीरो करने की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर समीशन ऑफ फोर्स कैसे इक्वल टू जीरो करेंगे? सर समीशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दो, समीशन ऑफ y इक्वल्स टू जीरो कर दो। देखिए समीशन ऑफ x इक्वल्स टू जीरो करना या समीशन ऑफ y इक्वल्स टू जीरो करने का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स दिया गया है उसका एक कंपोनेंट होगा cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा sin थीटा। तो हमने बोला जितने भी cos थीटा है उनका समीशन अगर जीरो आ जाता है तो आपका सिस्टम बैलेंस है। जितने भी sin थीटा है उनका समीशन अगर जीरो आ जाता है तो आपका सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि अगर ये तीन मास लगे हुए हैं और सिस्टम अनबैलेंस है, हमने कहा कि अगर ये तीन मास लगे हुए हैं और सिस्टम आपका अनबैलेंस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बैलेंसिंग मास लगाना पड़ेगा। ये आपके पास में आरबी रेडियस और एमबी मास है। यह आपके पास में आरबी रेडियस और एमबी मास है। तो ऐसे में अगर आप देखें यहां पर ये जो फोर्स है ये बन जाएगा एफ बी इक्वल्स टू एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। और ये जो एंगल है हमारे पास में ये एंगल ये बन जाएगा थीटा बी। ये जो एंगल है आपके पास में ये बन जाएगा आपके पास में थीटा बी। क्लियर है इतनी बात? सो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे, F1, F2, F3, FB, ऐसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 प्लस
बी कॉस थीटा बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बन जाएगा m1r1 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस m2r2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 2 प्लस m3r3 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 3 प्लस mbr ओमेगा स्क्वायर थीटा बी इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपके पास में एम बी आर बी कॉस थीटा बी इक्वल्स टू माइनस m1 r1 कॉस थीटा 1 माइनस m2 r2 कॉस थीटा 2 माइनस m3 r3 कॉस थीटा 3। एम बी आर बी कॉस थीटा बी इक्वल्स टू माइनस समीशन एम आई आर आई कॉस थीटा आई माइनस समीशन एम आई आर आई कॉस थीटा आई वेर आई इक्वल्स टू 1 to 3। क्लियर है? इसी तरीके से एम बी आर बी माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to एम आई आर आई साइन थीटा आई। क्लियर है? ये आपके पास में दो इक्वेशन आ गई है। दोनों इक्वेशन में किसी तरीके का कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ये आपके पास में पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये कॉस थीटा की फॉर्म में, ये आपके पास में साइन थीटा की फॉर्म में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो पहला पॉइंट आपके पास में ये है कि अगर आप देखें यहां पर इक्वेशन नंबर 1 प्लस पहले अगर मैं डिवाइड कर दूं, जैसे कॉस आपके पास कौन सा आ रहा है, साइन ही आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। सो ये बन जाएगा एम बी आर बी साइन थीटा बी डिवाइड बाय एम बी आर बी कॉस थीटा बी इक्वल्स टू माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 एमबीआरबी से एमबीआरबी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास में tan थीटा बी माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 एम आई आर आई साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू 1 to 3 एम आई आर आई कॉस थीटा आई। यहां से आप ये बताएंगे कि जो बैलेंसिंग मास आप लगा रहे हैं वो बैलेंसिंग मास जो है वो किस एंगल पर लगना चाहिए। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए शांति से सुनते जाइए। उसके बाद में अगर कोई समस्या आएगी तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर आप यहां पर करते हैं, दिस प्लस दिस, एम बी आर बी कॉस थीटा बी का स्क्वायर एम बी आर बी साइन थीटा बी का स्क्वायर। अगर आप इसको फर्स्ट टर्म को अगर आप माइनस
समीशन I इक्वल्स टू MI RI माइनस I इक्वल्स टू 1 to 3 MI RI साइन थीटा। सो अगर आप यहां पर देखें तो यहां से MB RB इसका होल स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, अंदर बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रूट ओवर माइनस समीशन I इक्वल्स टू 1 to 3 अच्छा ये रूट एक्चुअल में उधर शिफ्ट हो गया ना, उधर शिफ्ट होने स्क्वायर जो उधर शिफ्ट हो गए, ये रूट बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ रही है इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास में 4। अब देखिए हम करना क्या चाह रहे थे इसके अंदर, हमने कहा कि हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ मासेस है, अगर वो नंबर ऑफ मासेस एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, अगर वो नंबर ऑफ मासेस एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो बैलेंस नहीं है तो एक और मास लगा दो। अब ये मास लगाने से cos थीटा, जितने भी cos थीटा उनका समीशन 0 आना चाहिए, जितने भी sin थीटा उनका समीशन 0 आना चाहिए। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। हमने बोला दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां से tan थीटा के लिए एक रिलेशन आ रहा है, ये बोला जा रहा है कि यहां से आप ये बता सकते हो कि जो बैलेंसिंग मास लगाना है वो किस एंगल पर लगाना है। साथ के साथ अगर आपको ये फाइंड करना है कि सर बैलेंसिंग मास कितना लगाना है, तो मैंने कहा दो चीजें और है जिनको फाइंड किया जाएगा, एक तो बैलेंसिंग मास कितना लगाना है, एक बैलेंसिंग मास किस रेडियस पर लगाना है। तो ये है आपके पास में MB RB। आप अगर R की वैल्यू बताएंगे, आप अगर R की वैल्यू बताएंगे तो हम M की वैल्यू बता सकते हैं, अगर आप M की वैल्यू बताएंगे तो हम R की वैल्यू बताएंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि मतलब दोनों में से एक वैल्यू उसको देनी पड़ेगी तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, एक वैल्यू अगर वो दे देगा तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे नहीं जा सकते, कन्वेंशनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसी बैलेंसिंग का पार्ट था, इस वजह से मैंने आपको पूरा करवा दिया। तो एक बार के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएगी आपके दिमाग में। एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट लो पहले। आज एकदम धीरे धीरे पढ़ाया। नहीं नहीं, आज तुमने चाय बिस्किट खाया ना। मैं अब जल्दी कभी पढ़ाता ही नहीं। ये सिर्फ चाय बिस्किट का कमाल है। क्या बात कर रहे हो यार, 3 क्लास गवर्नर पढ़ाना ये अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम देना है गवर्नर को। हाँ मुझे भी लगता है ये सूरज कहीं PhD किया हुआ है। ये कहीं तुम्हारा HOD तो नहीं है ना?
तुम्हारे कॉलेज का एचओडी हो, क्या पता क्लास ज्वाइन करने आ गया हो। आज एकदम 100%। अच्छा सही है, तुम मेरे मार्कशीट बना रहे हो बेटा? 12वीं पास तुमसे हो ही नहीं ढंग से, तुम मुझे बता रहे हो कि भाई 100% आपने सही पढ़ाया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरे चले होने के बाद तुम मेरे को मार्कशीट बना बना के दे रहे हो कि हाँ सर आज आपने सही पढ़ाया, कल आपने खराब पढ़ाया, थोड़ी और मेहनत करो, है ना। रिव्यूज दे रहे हो तुम मुझे, परफॉर्मेंस देने आए हो और जज को सिखा के जा रहे हो कि आपका जो जजमेंट है ना वो बढ़िया नहीं है। देखो वैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर आप चाहो तो मैं वो क्वेश्चन करवा सकता हूँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन बनता है इससे, अगर तुम चाहो तो पीछे का डाउट पूछ। हाँ बिल्कुल पूछो, अभी पूछो, अभी तो डाउट के लिए रुका हूं मैं। बताओ कुंदन, और भी किसी का कोई डाउट है? और भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, 5 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करवाना है मुझे। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 ये कैसा डाउट हुआ? स्लाइड नंबर 1 बता दे, इसका मतलब तुम लेट आए हो कुंदन, ईमानदारी से बता दो कुंदन, तुम लेट आए थे ना क्लास में। हाँ ये देखो, तो बेटा वो तो रिकॉर्डिंग में देख लेते यार, उसको अभी क्यों। हमने ये बताया कि जब एक रोटर को हमने यहां पर लगाया है तो उसका सेंटर ऑफ मास ई डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया, सेंटर ऑफ मास ई डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जब ये शाफ्ट ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगी तो वो बाहर की साइड एक फोर्स महसूस करेगा विच इज एम ई ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंद्र कुमार सर, बैलेंसिंग से पावर कंजम्पशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? एक्चुअल में क्या होता है कि सिस्टम में अगर बैलेंसिंग नहीं हुई तो अनबैलेंस फोर्सेस डेवलप होंगे, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस सिस्टम में वाइब्रेशंस आएंगे, और जब सिस्टम में वाइब्रेशन आएंगे, जब सिस्टम में वाइब्रेशन आएंगे तो उसकी इफिशियंसी, उसके पावर कंजम्पशन, हर एक पॉइंट पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपका जो इनपुट है ना, जो कंजम्पशन इनपुट कंज्यूम हो रहा है वो ज्यादा कंज्यूम होने लग जाएगा, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वेस्ट होने लग जाएगी। हाँ मैं बात कर रहा था, क्या एक कन्वेंशनल क्वेश्चन करवा दूं अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो? है चलो करवा देते हैं, मेरे को मिले तो सही पहले। बस मिलने वाला है क्वेश्चन, कहाँ गया, कहाँ खो गया, ढूंढना पड़ता है यार, सडनली तुम हाँ बोल देते हो। मिल गया। लेकिन कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, और कोई ये नहीं बोलेगा सर इस तरह का क्वेश्चन जेईएन में आता है क्या। मैं तो पहले बोल रहा हूं कि भाई कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो प्री एग्जाम में तो कैसे आएगा। 4 masses m1 m2 and m3, 4 masses m1 m2 m3 and m4, m1 m2 m3 and m4 are 200 kg
300 kg, 240 kg and 260 kg respectively. Respectively. The corresponding radius of rotation, the corresponding radius of rotation, the corresponding radius of rotation are 0.2 meter, 0.15 meter, 0.25 meter and 0.3 meter respectively. And the angles between successive masses are 45 degree, 75 degree and 135 degree and 135 degree. Find the position and magnitude of the balance mass required if its radius of rotation is 0.2. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो क्योंकि बहुत ही कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन है ये, और अपने कैलकुलेटर को बिल्कुल तैयार कर लो। क्वेश्चन को पढ़ लो और अपने कैलकुलेटर्स को बिल्कुल तैयार कर लो कि अब समय आ चुका है उनको चलाने का। इसको बनाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और इसके अंदर अच्छा सूरज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम ही वो स्टूडेंट हो जो आशुतोष सर की क्लास में जाके ये बोल रहे थे इलेक्ट्रिकल वाले सर तेज पढ़ाते हैं। क्या मुझे सही लग रहा है? देखिए, जब आपके पास में एंगल्स दिए गए ना, वो सक्सेसिव मासेस के दिए गए, मतलब एक दूसरे के बीच में। हाँ सही बोला ना एकदम। तुम्हारे हिसाब से सब तेज ही पढ़ाते हैं ना। जो पहला मास है ना उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल पर मानना। पहला मास जो उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल पर, दूसरा यहां से 45 डिग्री पर, तीसरा देखो ध्यान से देखना ही क्या बोल रहा है, ये सक्सेसिव मासेस के बीच में बोल रहा है अगर पहला 0 पर है तो दूसरा 45 डिग्री पर, तीसरा जो एंगल है ना वो दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल है, और ये जो एंगल है ना वो तीसरे और चौथे के बीच का एंगल है। ध्यान रखना, सक्सेसिव मासेस के बीच का एंगल है ये। तो पहले को हॉरिजॉन्टल पर माना जाता है, पहले और दूसरे के बीच में 45, दूसरे और तीसरे के बीच में 75, तीसरे और चौथे के बीच में 135।
तो दूसरा आपने यहाँ पर मार्क कर दिया, ये तीसरा यहाँ जाएगा और चौथा शायद यहाँ कहीं आ रहा होगा। एंगल मेजर करके देखते हैं, एंगल मेजर करके देखते हैं। ये तो पहला मास हो गया m1, ये दूसरा मास हो गया m2, ये तीसरा मास हो गया m3 है, वो बता रहे थे मुझे आशुतोष सर। ये आ गया m4। सो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री। जरा बताओ 120 प्लस 135 कितना हो जाएगा? 120 प्लस 135 255 आ रहा होगा शायद। अरे यार ये तो इधर ही रह गया, इस गांव में रह जाएगा ये तो। अब इसको कैसे मिटाएं? ये तो मिट ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं। यहाँ बना देते हैं। ये आ गया 255, ये बन गया आपके पास में m4। ऐसा मान लेना है ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको छुपा दो। कैसे छुपाएंगे इसको? ऐसे छुपा देंगे। ये लो, हमसे पंगा कैसे ले सकता है ये? छुप गया। सो ये आपके पास में m1 m2 m3 m4। क्लियर है इतनी बात? हाँ मान लोगे ना तो नहीं तो छुपा दिया हमने, चिंता मत करो। सो m1 m2 m3 m4 हमारे पास में आ गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपने एक बैलेंसिंग मास लगाया होगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन कैसे लिखी होगी आपने देखो जरा, आपने लिखा होगा m1 r1, मतलब मैं बता देता हूँ पूरा प्रोसीजर, आप भले घर पे वैल्यू पुट करके देख लेना। m1 r1, ओमेगा 1 तो उसमें था ही नहीं ना, cos थीटा 1 प्लस m2 r2 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 cos थीटा 3 प्लस m4 r4 cos थीटा 4 प्लस mb rb cos थीटा b इक्वल्स टू 0। थीटा b इक्वल्स टू 0। यहां से mb rb cos थीटा b इक्वल्स टू माइनस m1 r1 cos थीटा 1 प्लस m2 r2 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 cos थीटा 3 प्लस m4 r4 cos थीटा 4। सो ये बन गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। सारी वैल्यूज तो अवेलेबल है, मैं फिर भी वैल्यूज लिख देता हूं। अगर हम लोग देखें वैल्यूज, अच्छा मेरे पास क्वेश्चन है वहां से लिख देता हूं, बार बार पेज पलटना पड़ेगा। यहां पर दिया गया है m1 बराबर दिया गया है हमें 300 kg, m2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 240 kg, m3 इक्वल्स टू दिया गया है सॉरी अरे यार क्या कर दिया ये 200 kg, ये 300 kg, ये 240 kg, m4 ये है आपके पास में, m4 जो है ये है आपके पास में 260 kg, 260 kg। सूरज ने सॉल्व कर दिया, सूरज चमत्कार कर दिया तुमने, पता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। सो R1 R2 R3 R4, R1 की वैल्यू जो है आपके पास में वो आ जाएगी बेसिकली 0.2 मीटर, R2 की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 0.15 मीटर, R3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो मिल जाएगी 0.25 मीटर,
R4 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 0.3 मीटर। θ1 जो है वो 0 डिग्री, θ2 जो है वो 45 डिग्री, θ3 जो है वो 120 डिग्री, θ4 जो है वो 255 डिग्री। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, इसके अंदर पुट कर देना। इसी तरीके से एक बनेगा MB RB साइन थीटा बी इक्वल्स टू माइनस M1 R1 साइन थीटा 1 प्लस M2 R2 साइन थीटा 2 प्लस M3 R3 साइन थीटा 3 प्लस M4 R4 कॉस थीटा 4। ये हमारे पास में पहली इक्वेशन, अरे साइन साइन थीटा 4। बिल्कुल डूबने मत देना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो बेसिकली यहां पर सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो MB RB cos थीटा B इक्वल्स टू कुछ आपको मिलेगा MB RB sin थीटा B इक्वल्स टू, यहां पर भी एक वैल्यू मिलेगी। लेट्स से सपोज यहां A मिल रहा है, यहां B मिल रहा है। कोई है ऐसा जो वैल्यू पुट करके मुझे बता भी सकता है कि कितना मिल रहा है? चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। कोई आप में से हो ऐसा? अच्छा सूरज तुमने आंसर बता दिया ना, जरा बताओ यहां कितना मिल रहा है? 45 नहीं यार, ये तो नहीं मिल रहा होगा। सूरज बता रहा है 467। अरे तुम्हारा आंसर कैसे आ गया यार? मुझे तो लग रहा है शायद ये वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना। हाँ ये सही लग रहा है मुझे, 21.63। राहुल 21.63 कॉस के लिए बता रहे हो ना, और साइन के लिए कितना आ रहा है? साइन के लिए कितना आ रहा है ये वैल्यू भी बता दो। 8 पॉइंट। राहुल नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ में आ रहा है? मेरे ख्याल से नेगेटिव साइन भी होगा साथ में। सो -21.63 आई थिंक ये आ रहा होगा -8.43। हाँ बिल्कुल। सो आप यहां पर MB RB इक्वल्स टू रूट ओवर -21.63 का स्क्वायर प्लस -8.43 का स्क्वायर कर दो। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी 0.2। दे रखा ना क्वेश्चन में 0.2। तो ऐसे में जो MB आ रहा है वो बता दो कितना आएगा। ऐसे में जो MB आ रहा है वो बता दो कितना आ रहा है। नहीं तो स्क्वायर नहीं करना ना, जो पूछा वही बताओ। ऐसे में MB जो आ रहा है वो आना चाहिए 116 kg। 116 kg। ठीक है, इतनी बात कोई समस्या? सॉल्व करके देख लो। हाँ ठीक है, लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है ना बेटा वो थीटा में आती है। वो थीटा ही कहानी मैं आपको इधर वापस बताता हूं। कहां गया थीटा? ये रहा थीटा। सो जब आप थीटा फाइंड करते हैं तो जब आप फाइंड करेंगे टेन थीटा, तो यहां पर आपने लिखा y, यहां पर आपने लिखा x। देखिए जो थीटा की वैल्यू है वो इन कोऑर्डिनेट्स पर काफी डिपेंड करती है। अगर आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अगर मान लो y आपका नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो जब वैल्यू यहां पर मिल रही है आपको थीटा, ध्यान से देखना, तो ये आंसर होगा आपका 180 प्लस थीटा। मुझे पता है अभी कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी, अभी बताएंगे। जब आपको y पॉजिटिव मिल रहा है और x नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं।
और यहां से अगर आपको मिल रहा है थीटा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। तो ये एंगल फाइंड करते टाइम ध्यान रखना, और ये एंगल होगा आपका 180 प्लस थीटा। ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझा दिया। क्यों? जैसे मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, tan थीटा इक्वल्स टू आपको दिया गया, लेट से सपोज अगर मैं बात करूं 24 डिवाइड बाई 6, तो आपने कहा सर थीटा बराबर आ रहा है मेरे पास में, ये आ जाएगा 4, tan इनवर्स 4 मेरे ख्याल से 75.96 होता है। एक और क्वेश्चन आया जिसमें tan थीटा बराबर -24 और -6 आ रहा है। सॉल्व करने से ये भी 4 आ रहा है, लेकिन यहां पर जो थीटा आ रहा है ना वो 75.96, थीटा तो इतना ही आ रहा है, पर एक्चुअल में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसका मतलब आपका जो एंगल होगा वो होगा 180 प्लस थीटा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो जो भी एंगल मिलता है ना उसमें 180 डिग्री ऐड करना पड़ता है। ये की पॉइंट होता है इसके अंदर। जनरली लोग मैग्नीट्यूड से ही फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है थीटा फाइंड करने की तो वहां पर गलती कर बैठते हैं। इसलिए ये की पॉइंट होता है जिसको आप ध्यान रखें। जैसे अभी स्टूडेंट ने, सूरज ने बताया 21.29, सो अगर आप यहां पर फाइंड करेंगे tan थीटा, सो sin थीटा कितना जरा देखो, sin थीटा -8.43, -8.43, cos थीटा कितना है -21.63, तो यहां से जब थीटा आ रहा होगा तो वो आ रहा होगा 21 पॉइंट, कितना बताया इसने, 21 पॉइंट कहा गया 29, लगभग 21.2, व्हाटएवर जो भी आ रहा हो। सो ये देखिए ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ऐसे में आपका जो थीटा होगा वो बनेगा 180 प्लस 21.2, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थीटा को 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, तो ये लगभग आपका 210 डिग्री आएगा, 201 डिग्री आएगा। ये एंगल जो है ना ये की पॉइंट होता है। लेकिन क्या है ना कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस ऑलमोस्ट न के बराबर है। आ भी जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कन्वेंशनल के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने से कोई ऐसा है जो इंजीनियरिंग करके बैठा है और गेट एग्जाम में बैठने वाला, तो उन लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी पीएसयू एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हो। स्लाइड नंबर 5 और 6 भी रह गई, ये लो स्लाइड नंबर 5। स्लाइड नंबर 6, स्लाइड नंबर 7, स्लाइड नंबर 8, स्लाइड नंबर 9, अरे एक्सपर्ट आदमी, तुमसे किसी ने पूछा, सजेशन मांगा तुमसे किसी ने? पहले सजेशन देने लायक बनो तो सही। ओपिनियन बिना मांगे सजेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सही है वो गलत है, तुम ये डिसाइड करने में लगे रह जाओगे। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल वाले तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुमको समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब वही तेज पढ़ा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम्हारा दिमाग स्लो। ये नहीं मानोगे तुम बोलो हम तो आइंस्टीन ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पढ़ाए और हमको समझ नहीं आया, है ना। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और सूरज को जरूर थोड़ा सा डाउट रहा होगा। हाँ, लेकिन सूरज अगर तुम बादाम बादाम खाओगे तो तुम्हें भी सब समझ में आएगा। मिलते हैं कल फिर से 12 बजे, नहीं 10 बजे, और 4 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। अगर आप लोग मैथमेटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो 4 बजे ग्रुप में लिंक आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।